Bismillahirrahmanirrahim. Question 1. In the first transition series, the incoming electron enters into. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में नया आने वाला इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में आता है? अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें तो ये 21 से लेकर 30 एटॉमिक नंबर तक जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अगर हम इन्हें मेमोराइज करना चाहें तो इसके लिए बिल्कुल आसान सा एक सेंटेंस है। देखिए, सक टी वी कर मन फी को नी क्यू जन। सक टी वी कर मन फी को नी क्यू जन। यह एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक है। अगर हम किसी एक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें जैसे सेकेंडियम की, तो इसमें पहले तो आ जाएगा आर्गॉन कोर। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 80। उसके बाद क्या होगा? 4s2 20 हो गया और फिर 3d1 होगा। और अगर लास्ट एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें जिसका एटॉमिक नंबर 30 है, तो पहले वही आ जाएगी आर्गॉन कोर। कितने इलेक्ट्रॉन? 80। फिर क्या होगा? 4s2 20 हो गया और फिर 3d10। टोटल कितने हो गए? 30। अब देखें, चाहे पहले एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चाहे आखिरी की, इनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में आए? 3d ऑर्बिटल में। इसलिए आंसर चार्ली। और याद रखिए, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है इसे 3d सीरीज भी कहते हैं। सो द आंसर इज चार्ली। Question 2. Paramagnetic behavior of an atom, ion or molecule is due to the presence of. पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है? अगर कोई भी सब्सटेंस मैग्नेट की तरफ वीकली अट्रैक्ट हो तो उसे कहते हैं पैरामैग्नेटिक। अब किसी भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल का पैरामैग्नेटिक होना डिपेंड करता है उसमें मौजूद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। जैसे देखें, ये 3d सीरीज के कॉमन आयन्स हैं। इनमें जैसे Sc+3 में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और Zn+2 में भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये पैरामैग्नेटिक नहीं होते बल्कि डायामैग्नेटिक होते हैं, यानी वीकली रिपेल होते हैं फ्रॉम द मैग्नेट या अट्रैक्ट ही नहीं होते टुवर्ड्स मैग्नेट। अब जैसे Mn+2 और Fe+3 हैं, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सबसे ज़्यादा है, तो इनका पैरामैग्नेटिक करैक्टर भी सबसे ज़्यादा है। अगर हम इसे ग्राफ से रिप्रेजेंट करें तो देखिए, Sc+3 और Zn+2, चूंकि दोनों में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इनका पैरामैग्नेटिक करैक्टर बराबर है। इसी तरह Mn+2 और Fe+3 दोनों में चूंकि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए इनका पैरामैग्नेटिक करैक्टर क्या है? सबसे ज़्यादा है। तो पैरामैग्नेटिक करैक्टर किसी भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल का किस चीज़ पे डिपेंड करता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। सो द आंसर इज बीटा। Question 3. Elements of group first B are called. अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ये कॉपर, सिल्वर और गोल्ड किस ग्रुप के मेंबर हैं? फर्स्ट बी पे। तो इन्हें हम कहते हैं कॉइनेज मेटल्स, क्योंकि सबसे पहले इनसे सिक्के बनाए जाते थे। सो द आंसर इज बीटा। अब अल्फा पे है रेयर एलिमेंट्स। देखिए, लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स बहुत रेयरली एग्जिस्ट करते हैं, या इनकी एग्जिस्टेंस अर्थ क्रस्ट में बहुत कम है, ना होने के बराबर है, तो इन्हें हम रेयर एलिमेंट्स कह देते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ये जो ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के एलिमेंट्स हैं, इन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं। और ये जिन सब ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो ए सब ग्रुप्स हैं। नोबल मेटल्स,
देखिए पीरियोडिक टेबल के अंदर गोल्ड, प्लैटिनम और इरिडियम को नोबल मेटल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी आम कंडीशंस में बहुत ही कम होती है। क्वेश्चन 4, द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म which occurs when the counter ion या the ion outside the square bracket is itself a potential ligand। तो ये किसकी डेफिनेशन है? ये है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की। अब अगर हम इनको डिटेल में देखें तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? देखिए गौर से, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स है। इसमें जब आइसोमर बनाते हैं तो हुआ क्या है कि इसके लीगैंड में से एक लीगैंड बाहर आ गया और ये जो एक इंडिपेंडेंट आयन था ये एक्ट करने लग गया है एज अ लीगैंड। तो ये देखें, यहाँ NO2 लीगैंड है और Cl एनाइन है, यहाँ NO2 एनाइन है और Cl लीगैंड है। जब हम इसकी आयोनाइजेशन करेंगे वाटर में तो इसमें NO2 माइनस और ये पूरा प्लस बनेगा, जबकि इसकी आयोनाइजेशन करेंगे तो Cl माइनस और ये पूरा प्लस बनेगा। तो बेसिकली जब एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं तो दोनों में मुख्तलिफ किस्म के आयन बनेंगे, हालांकि दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करते हैं? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। फिर है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में एग्जांपल देखिए कि ये एक कंपाउंड है जिसके अंदर दो कोऑर्डिनेशन सफ़ेयर हैं। अब यहाँ पे कोबाल्ट जो कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, इसके साथ अमोनिया एज अ लीगैंड है और क्रोमियम के साथ सियानो ग्रुप एज अ लीगैंड है। अब इसके आइसोमर में क्या हुआ है कि ये जो लीगैंड है ये एक्सचेंज हो गए हैं। अब कोबाल्ट के साथ अमोनिया की बजाय सियानो और क्रोमियम के साथ सियानो की बजाय अमोनिया एज अ लीगैंड हो गए हैं, यानी कोऑर्डिनेशन सफ़ेयर में तब्दीली आ गई है, इसीलिए इन्हें कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म क्या होता है? देखें, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, यानी ये भी असल में किस जैसा ही होता है? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म जैसा ही होता है। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म अकर्स व्हेन water is present in the inner coordination sphere or outside it। देखिए जैसे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में NO2 और Cl नेगेटिव का इस तरह एक्सचेंज हो गया कि जो सफ़ेयर से बाहर था वो सफ़ेयर में चला गया और जो सफ़ेयर में था वो सफ़ेयर से बाहर चला गया। यहाँ भी ऐसे ही होता है, लेकिन लाजमी उनमें से एक वाटर हो। जैसे देखिए ये एक कंपाउंड है, इसमें क्या हुआ, जो कि वाटर एज अ लीगैंड था, 6 लीगैंड थे बेसिकली। अब उनमें से कितने रह गए? 5, जबकि एक सफ़ेयर से बाहर आ गया, जबकि बाहर 3 Cl नेगेटिव थे, उनमें से एक किसकी जगह आ गया? वाटर की जगह आ गया। तो बाहर कितने रह गए? 2, और एक जो Cl अंदर चला गया है सफ़ेयर में, उसकी जगह कौन आ गया? वाटर। अब चूंकि वाटर सॉल्वेंट होता है इसीलिए इसे सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है लिंकेज आइसोमेरिज्म या लिंकेज कोऑर्डिनेशन भी इसे हम कहते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है कि जैसे NO2 माइनस है, ये दो तरह से लिंक कर सकता है किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ। जैसे अगर ये नाइट्रोजन के ज़रिए लिंक करे तो हम इसे नाइट्रो कहते हैं, लेकिन अगर ये ऑक्सीजन के ज़रिए लिंक करे तो हम इसे नाइट्रीटो कहते हैं। अब लीगैंड तो NO2 ही है, लेकिन जिस एटम से वो लिंक कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम या आयन से, वो दोनों डिफरेंट है। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्वेश्चन 5, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इन PtCl NO2 NH3 होल 4 + 2 इज। देखिए यहाँ पे Cl पे -1 है, NO2 पे -1 है,
एक अमोनिया जो है इस पे एक लोन पेयर होता है, इसका मतलब टोटल ये कितने पेयर देंगे, 4। अब NO2 देगा एक पेयर, Cl देगा एक पेयर, 4 अमोनिया देंगे 4 पेयर। इसका मतलब यहाँ जो प्लेटिनम है वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, 6। लिहाजा यहाँ इस प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। सो द आंसर विल बी चार्ली। क्वेश्चन 6, फार्मूला ऑफ टेट्रामाइन क्लोरोनाइट्रो प्लेटिनम 4 सल्फेट। याद रखिए किसी भी ट्रांजिशन कम्प्लेक्स का फार्मूला एक ख़ास पैटर्न पे लिखा जाता है। कैसे? उसके अंदर जो लीगैंड होते हैं उन लीगैंड्स की तरतीब होती है ख़ास। वो क्या ख़ास तरतीब होती है? याद रखें, पहले एन आयनिक लीगैंड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है, फिर न्यूट्रल लीगैंड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है, और फिर कैट आयनिक लीगैंड्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। अब देखिए, जब आप टेट्रामाइन की बात करते हैं तो अमोनिया एक न्यूट्रल लीगैंड है, क्लोरो की बात करते हैं ये एन आयनिक लीगैंड है, नाइट्रो की बात करते हैं NO2 माइनस एन आयनिक लीगैंड है। अब चूंकि पहले बार यानी है एन आयनिक की, तो देखिए क्लोरो आएगा C से और नाइट्रो आएगा N से, तो अल्फ़ाबेट्स में पहले आएगा C, तो फिर पहले क्लोरो का नाम आएगा, फिर नाइट्रो का नाम आएगा। अब एन आयनिक हो जाएंगे ख़त्म, तो फिर किसका आएगा, अमाइन का नाम। अब देखिए, आपके पास सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ क्लोरो होना चाहिए, तो वो सब में दिया हुआ है, लेकिन क्लोरो एक है, चार्ली में 2 दिए हुए हैं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब क्लोरो के बाद नाइट्रो होना चाहिए। अब अल्फा में भी, बीटा में भी और डेल्टा में देखें तो अल्फा और बीटा में तो NO2 यानी नाइट्रो है, डेल्टा में NO3 है यानी नाइट्रेट है, तो इसलिए गलत हो गया। अब तो बची 2 ऑप्शंस, अल्फा और बीटा। अब आगे क्या होगा, अमाइन कितने हैं, 4, तो NH3 होल 4 होगा। तो अब देखिए, अल्फा में भी ऐसे दिया हुआ है और बीटा में भी, लेकिन चूंकि 4 हैं तो सिर्फ अल्फा में 4 नज़र आ रहा है, बीटा में 4 नहीं है, तो फिर बीटा भी क्या हो गया, गलत। सो द आंसर विल बी अल्फा। Question 7. The number of d electrons of chromium in CrNO2 whole 6 minus 3 is. देखिए, अगर हम इस कम्प्लेक्स को लिखें तो CrNO2 whole 6 और ऊपर चार्ज क्या है, -3 है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसमें NO2 होता है -1, अब 6 हैं तो बना -6, इसमें कितना ऐड करें कि -3 आए, +3, तो यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अब सबसे पहले देखते हैं, अगर क्रोमियम होता तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, पहले आर्गॉन कोर, फिर 4s1 होता है, और फिर 3d क्या होता है, 3d5। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, चूंकि ये Cr+3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, 4s से, तो ये 0 हो जाएगा। अब कितने और निकलने हैं, 2, तो 3d में 5 है, 2 निकल जाएंगे, तो 3d3 हो जाएगा। क्वेश्चन ये था कि d के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो बताना है, तो d में कितने इलेक्ट्रॉन है, Cr+3 में 3, सो द आंसर विल बी डेल्टा। Question 8. Which of the following ions of transition metal is expected to be colored? अब देखें, ट्रांजिशन मेटल्स में से कौन सा आयन कलर्ड है। सबसे पहली बात, अगर हम टाइटेनियम से शुरू करें तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22। इसका मतलब आर्गॉन कोर है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद 4s2 और 3d2 है, लेकिन चूंकि ये +4 है तो अब s के भी दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए और d के भी। अब अगर d में कोई इलेक्ट्रॉन ना हो या d पार्शली फिल्ड ना हो तो इस ऐसी मेटल या आयन के जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस, तो फिर ये तो कलरलेस होंगे।
अब Cu+2 है, कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। अगर कॉपर होता तो पहले आर्गॉन कोर, उसके बाद 4s1 और 3d10। अब +2 का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन तो s से निकल गया, जबकि d से भी एक निकल गया, तो अब ये क्या होगा 4s0 3d9। तो इसका d क्या है, पार्शली फिल्ड, तो इसके कंपाउंड कैसे होंगे, कलर्ड। तो यही पूछा हुआ था कि किसके कंपाउंड कलर्ड हो सकते हैं, तो आंसर क्या हुआ, बीटा। जबकि Zn+2 देखें, Zn+2 का एटॉमिक नंबर जिंक की हालत में देखें तो कितना होता है, 30 होता है। इसका मतलब पहले आर्गॉन कोर, उसके बाद क्या होगा 4s2 और 3d10। अब +2 का मतलब है s से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसका तो d कंप्लीटली फिल्ड है, पार्शली फिल्ड नहीं है, तो इसके कंपाउंड कलर लेस होंगे। सेकेंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, तो पहले क्या होगा आर्गॉन कोर, फिर 4s2 और 3d कितने होंगे 1, लेकिन चूंकि +3 है तो s के भी दोनों इलेक्ट्रॉन गए और d का भी ये गया, तो अब d क्या है, एम्प्टी है, पार्शियली फिल्ड नहीं है, तो इसके कंपाउंड भी कलर लेस होंगे। सो द आंसर विल बी बीटा। क्वेश्चन 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसकी स्ट्रक्चर देखनी है हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर डिनोट्स लीगैंड। अब देखें ये जो कोऑर्डिनेशन सफेयर हमें नजर आ रहा है, इसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम या आयन के अलावा जो भी चीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे लीगैंड कहते हैं। अब देखिए ये Cl-1 है, तो ये वाला पूरा क्या होगा +1। अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता, 4 भी होंगे तो कोई चार्ज नहीं होगा। एक Cl होता है -1, 2 होंगे तो -2। अब -2 में कितना ऐड करें कि +1 हो, तो ये होगा आपके पास +3। अब देखें सबसे पहली बात Q है, Q, तो Q क्या होता है, देखिए Q होता है एक्चुअली सेंट्रल मेटल एटम या आयन, तो ये Q सेंट्रल मेटल एटम या आयन है। बीटा X, ये Cl नेगेटिव क्या है, ये Cl नेगेटिव लीगैंड है। अमोनिया ये भी लीगैंड है, क्योंकि ये सेंट्रल मेटल एटम या आयन को क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है चार्ली, Y क्या है, ये अमोनिया कितने हैं 4, Cl कितने हैं 2। अब ये 4 और 2 जब मिलाएंगे तो ये वो तादाद है इलेक्ट्रॉन पेयर्स की जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इनके सम को क्या कहते हैं, इनके सम को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। डेल्टा Z पे क्या Cl नेगेटिव, तो ये क्या है, ये आयोनाइजेबल एनाइन है, मतलब जब आप इस कम्प्लेक्स को वाटर में डालेंगे तो ये पहले वाला सारा कैटाइन होगा और Cl नेगेटिव क्या होगा, एनाइन। तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था वो क्या था कि लीगैंड कौन सा है, तो X लीगैंड है जिसमें Cl नेगेटिव भी है और अमोनिया भी है। सो द आंसर विल बी बीटा। क्वेश्चन 10, द करेक्ट नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब देखिए ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करें तो देखिए Na है और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में MnCO5। अब ये कैटाइन है, ये एनाइन है। Na होता है +1, तो ये पूरा होगा -1। कार्बन मोनोऑक्साइड 0, 5 भी है तब भी 0। अब 0 में कितना ऐड करें कि आपके पास -1 हो, तो ये -1 होगा। अब जब इसका नाम देंगे तो हमेशा पहले किसका नाम देते हैं, कैटाइन का। इसका मतलब पहले सोडियम होना चाहिए, तो देखिए ना चार्ली में है ना डेल्टा में, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। फिर एनाइन का नाम होता है, लेकिन अगर वो कम्प्लेक्स हो तो उसमें पहले किसका नाम होगा, लीगैंड का। अब एक ही लीगैंड है तो कितने हैं 5, तो पेंटा होना चाहिए। CO को कहते हैं कार्बोनाइल। अब वो देखें वो अल्फा बीटा दोनों में दिया हुआ। अगली बात, फिर मेटल का नाम होता है, मेटल का नाम है मैंगनीज, लेकिन अगर एनाइन एक कम्प्लेक्स हो तो मेटल का नाम 8 पे ख़त्म होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप देखें मेटल का चार्ज कितना था,
-1 था जिसे रोमन में लिखते हैं, तो वो तो सिर्फ किस ऑप्शन में हमें नजर आ रहा है, अल्फा में. सो द आंसर विल बी अल्फा. Question 11. Which of the following elements has lowest melting point and boiling point in 3D series? अगर 3D सीरीज में देखें तो लोएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? यहाँ से हम चल रहे हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक. तो देखिए सबसे कम किसका है? जिंक का है, क्योंकि जिंक में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसकी वजह से बाइंडिंग फोर्सेस वीक और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम. सो द आंसर विल बी चार्ली. क्वेश्चन 12. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन K3FeCN होल 6 इज. देखिए ये क्या है? K3 है, साथ है FeCN होल 6 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. देखिए इसके भी दो हिस्से हैं, एक सादा आइन और एक कम्प्लेक्स आइन. एक K जो होता है ये +1 होता है, अगर ये 3 है तो +3, तो फिर ये पूरा क्या होगा? -3. एक CN होता है -1, अगर 6 हैं तो -6. अब -6 में +3 अगर ऐड करेंगे तो ये -3 होगा. तो क्वेश्चन क्या था कि Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो आंसर क्या हुआ? डेल्टा. अब इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता था कि इस कम्प्लेक्स में लीगैंड कौन सा है, तो वो क्या होता? CN नेगेटिव. ये भी पूछा जा सकता था कि Fe+3 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो वो कितना है? 6 है. ये भी पूछा जा सकता था कि इस कम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कौन सी होगी, तो ऑक्टाहेड्रल होगी. ये भी पूछा जा सकता था कि इस कम्प्लेक्स में Fe+3 की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, तो वो होगी D2sp3. क्वेश्चन 13. द जनरल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉइनेज मेटल्स इज. तो कॉइनेज मेटल्स में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड शामिल हैं. अभी हमने डिस्कस किया था कि जो कॉपर है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर 29 है. इसके मुताबिक क्या होगी? पहले आर्गॉन कोर होगा, उसके बाद 4s1 होगा और फिर 3d कितना होगा? 10. अब आप देखें ये आर्गॉन कोर को अगर हम ऐसे ही लिख दें, अब वैलेंस शेल को n लिख दें, तो ये होगा ns1, जबकि ये देखें उससे एक कम है, तो ये होगा n-1 और साथ d है. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10. तो देखिए ns1 सबसे पहले ढूंढे, किस में नजर आ रहा है? एक ही ऑप्शन है, चार्ली. सो द आंसर विल बी चार्ली. क्वेश्चन 14. इन द कम्प्लेक्स ऑफ, ये कम्प्लेक्स है, हाइब्रिडाइजेशन हमने बतानी है, ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर आइन हमने बताने हैं. अब देखिए सबसे पहली बात ये है CuCN होल 4 और ऊपर चार्ज क्या है? -3 है. अब एक CN होता है -1, 4 है तो -4. अब -4 में अगर +1 ऐड करेंगे तो ये -3 आएगा. अब हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉपर की क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी. अभी हम डिस्कस करके आए थे कि पहले क्या होगा? आर्गॉन कोर होगी, उसके बाद 4s में एक इलेक्ट्रॉन होगा, फिर क्या होता है हमारे पास 3d. अब 3d होते हैं 5. अब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10. तो इसका मतलब सारे के सारे पेयर्ड फॉर्म में होंगे, बिल्कुल ऐसा. उसके बाद क्या होता है? 4p. 4p कितने होते हैं? 3. वो तीनों क्या होंगे? एम्प्टी होंगे. अब अगर इसमें कॉपर +1 है और हम कॉपर +1 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, तो गौर से देखिए यहाँ बिल्कुल यही आर्गॉन कोर होगी. +1 का मतलब है अब 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लेकिन चूंकि +1 है लिहाजा d के इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे होंगे और होंगे भी पेयर्ड. अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो 4p के 3 ऑर्बिटल हैं वो इसी 4s की तरह क्या होंगे? एम्प्टी होंगे. बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो लीगेंड है CN नेगेटिव,
ये मोनोडेंटेट लिगेंड है और चूंकि ये 4 हैं तो ये 4 पेयर देगा। अब देखें 4 पेयर 3D में से किसी डी को नहीं जाएंगे क्योंकि वो तो कोई खाली ही नहीं है। तो एक साइनाइड अपना पेयर देगा किसको, 4s को, एक साइनाइड अपना पेयर देगा 4p के, एक को एक देगा दूसरे को और एक देगा किसको, तीसरे को। तो इस तरह आप देखें ये एक s और ये 3p मिलके हाइब्रिडाइज होंगे, लिहाजा कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, Cu+1 की sp3। तो अब देखें ना ये अल्फा पे है ना ये डेल्टा पे, तो ये क्या हो गई, गलत हो गई। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट थी तो हमने वो पहले ही निकाल ली, वो क्या है, +1 है। तो +1 कहाँ हमें नज़र आ रहा है, बीटा और चार्ली में से, चार्ली में, जबकि बीटा में नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमसे पूछे थे, तो अब देखिए Cu+2+1 की फॉर्म में इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी 0 है। सो द आंसर विल बी चार्ली। क्वेश्चन 15, द मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी। देखिए पैरामैग्नेटिक बिहेवियर सबसे पहली बात अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पे डिपेंड करता है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना पैरामैग्नेटिक करैक्टर भी सबसे ज़्यादा होगा। तो पैरामैग्नेटिक करैक्टर 3D सीरीज़ में Mn+2 और Fe+3 का सबसे ज़्यादा है। इसे यूं भी मेमोराइज किया जा सकता है कि Fe5। अब देखिए 5 कैसे बनेगा, जब हम 2 में कितना ऐड करें, 3, बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में 2 और 3 मिलके बनता है 5। तो इस तरह आपको याद हो जाएगा Fe5 कि Mn+2 हो Fe+3 हो, तो दोनों में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इनका पैरामैग्नेटिक करैक्टर सबसे ज़्यादा है। सो द आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन 16, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ निकल इज। अब अगर हम निकल की बात करें तो निकल का एटॉमिक नंबर क्या है, निकल का एटॉमिक नंबर है 28। इसका मतलब पहले इसमें क्या होगी, आर्गॉन कोर, उसके बाद 4s2, अब 18 ये हो गया और 2 ये 20, और फिर 3D क्या होगा, वो 8 ही होगा। इसमें किसी किस्म की कोई एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ नज़र आ रही है, अल्फा पे। सो द आंसर विल बी अल्फा। क्वेश्चन 17, द एलिमेंट विद आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d5 4s2 विल बी एक्सपेक्टेड टू। देखिए अगर 3d5 और 4s2 है तो इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अल्फा फॉर्म कलर्ड आइंस, कि ये कलर्ड आइंस शो करेगा। देखिए अगर D पार्शली फिल्ड है तो इसका मतलब वाकई ये कलर्ड आइन शो करेगा, तो ये सही है। बीटा फॉर्म कम्प्लेक्स कंपाउंड, बिल्कुल अगर D पार्शली फिल्ड है तो ये क्या करेगा, कम्प्लेक्स भी बनाएगा। देखिए यहाँ जो हम पार्शली फिल्ड कह रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि भाई ये हाफ फिल्ड है तो ये पार्शली फिल्ड नहीं है। पार्शली फिल्ड का मतलब है कि D में 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन तक कोई भी तादाद मौजूद हो। चार्ली क्या, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए इसके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखें अगर 3D सीरीज में, तो ये बेसिकली किसकी बात कर रहे थे हम, मैंगानीज की। तो मैंगानीज का अनएक्सपेक्टेडली मेल्टिंग पॉइंट इन 3D सीरीज के एलिमेंट्स में से काफ़ी कम होता है ड्यू टू चेंज इन मेटेलिक स्ट्रक्चर, या यूं कह लें कि इसका मेटेलिक करेक्टर ज़रा कम है, इसीलिए बाइंडिंग फोर्सेस वीक और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो यहाँ लिखा हुआ था वेरी हाई, तो ये क्या हो गया, गलत। तो अल्फा और बीटा सही थे। सो द आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन 18, ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो। देखिए जो इनर्ट पेयर अफेक्ट है ये नॉर्मल एलिमेंट्स का काम है, ख़ास तौर पे ग्रुप 4 के लोअर मेंबर्स, जैसे लेड Pb+2 भी होता है, प्लम्बस Pb+4 भी होता है, प्लम्बिक। इसी तरह टिन Sn+2 भी होता है, स्टेनस, और Sn+4 भी होता है, स्टेनिक। बीटा लो मेल्टिंग पॉइंट। देखिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट S ब्लॉक के मेटल्स और P ब्लॉक के नॉन मेटल्स दोनों से ज़्यादा होते हैं।
तो जब लो कह दिया तो ये बात गलत हो गई। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे हम जानते हैं कॉपर +1 भी होता है Cu+, और +2 भी होता है Cu-। इसी तरह आयरन Fe+2 भी होता है, फेरस और Fe+3 भी होता है फेरिक, एंड सो ऑन। डेल्टा, मोर रिएक्टिविटी देन अल्कली मेटल्स। देखिए जो अल्कली मेटल्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है ट्रांजिशन एलिमेंट से, इसका मतलब वो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं और ये उनकी निस्बत कम रिएक्टिव होती हैं, तो ये बात भी गलत हो गई। तो फिर एक ही बात सही है, आंसर चार्ली। क्वेश्चन 19, इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज मैक्सिमम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनमें से फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में सबसे ज़्यादा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस में हैं? अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें जिसका एटॉमिक नंबर 29 है, तो ये क्या है, पहले आर्गॉन कोर, उसके बाद 4s1 और फिर 3d10, ये है कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सबसे ज़्यादा है। सो द आंसर विल बी डेल्टा। ये नीचे एक स्केच दिया हुआ है, इसमें आप देख भी सकते हैं। क्वेश्चन 20, कलर इन अ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड इज एट्रीब्यूटेड ड्यू टू। कलर किस वजह से होता है? देखिए कलर जो है वो डी ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से होता है, जिनमें डी डी ट्रांजिशन होती है ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जिससे ये कंपाउंड क्या शो करते हैं, कलर शो करते हैं। जैसे अगर कोई भी ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड या कम्प्लेक्स सपोज रेड कलर एब्जॉर्ब करे तो वो कैसा नज़र आएगा, ग्रीन, जबकि वो येलो और ब्लू क्या करेगा, ट्रांसमिट। इसी तरह अगर कोई वायलेट कलर एब्जॉर्ब करे तो इस व्हील के अंदर आपको उसके सामने येलो नज़र आ रहा है, यानी येलो आप ऑब्जर्व करेंगे, और येलो के दाएं और बाएं ऑरेंज और ग्रीन है, ये दो कलर वो क्या कर रहा होगा, ट्रांसमिट कर रहा होगा। तो ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब उसमें डी क्या हो, इनकम्प्लीट हो। सो द आंसर विल बी डेल्टा। देखिए अल्फा है स्मॉल साइज मेटल आयंस, इसका साइज का कलर होने या ना होने से कोई ताल्लुक नहीं है। बीटा पे है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन यूवी रीजन। याद रखिए यूवी रीजन को तो हम देख ही नहीं सकते, ये तो तब हो सकता था जब यहाँ विजिबल रीजन होता। कंप्लीट सब शेल, कंप्लीट सब शेल की वजह से कलर नहीं होता, बल्कि वो पार्शली फिल्ड सब शेल की वजह से कलर होता है, तो ये भी गलत हो गया। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज वुड बी एक्सपेक्टेड टू बी डायामैग्नेटिक। अभी हमने बात की थी कि पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक करैक्टर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पे डिपेंड करता है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना पैरामैग्नेटिक करैक्टर ज़्यादा होगा, और जितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना डायामैग्नेटिक करैक्टर ज़्यादा होगा। तो अब इन आइंस में आप देखें कि जो Zn+2 है उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा हैं, इसका मतलब इसका सबसे ज़्यादा डायामैग्नेटिक करैक्टर है, या फिर सबसे कम कौन सा करैक्टर है, पैरामैग्नेटिक करैक्टर। सो द आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन 22, विच स्पीशीज डज नॉट एक्ट एज लीगेंड इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। देखिए जिसमें सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं होगा वो कभी भी लीगेंड के तौर पे एक्ट नहीं कर सकता। अब अमोनिया में N पे लोन पेयर होता है तो ये लीगेंड है, वाटर में O पे 2 लोन पेयर होते हैं, ये भी लीगेंड है, OH नेगेटिव का मतलब भी यही है, एक लोन पेयर है, लीगेंड है। लेकिन देखिए जो NH4+ है असल में ये क्या था, ये NH4+ असल में NH3 था, और कहीं से हमारे पास आया एक H+, और इसने उस H+ से बना लिया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और बन गया NH4+। अब देखिए ये जो NH4+ है इसमें N के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये किसी को लोन पेयर डोनेट कर भी नहीं सकता, तो दैट कैन नेवर बी अ लीगेंड। सो द आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन 23,
Which of the following transition metals has unpaired electron in s orbital in the ground state? देखिए s ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट्स के अंदर है. एक कौन सा एलिमेंट है? एक हमारा एलिमेंट है क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, और दूसरा कौन है? कॉपर जिसका 29 है. तो अभी हमने डिस्कस किया था कि क्रोमियम की क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पहले आर्गॉन कोर, फिर 4s1 और 3d5, और कॉपर की क्या होगी? पहले आर्गॉन कोर, फिर 4s1 और फिर 3d10. तो अब इनमें ही s क्या होगा? s बेसिकली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख रहा होगा क्रोमियम और कॉपर में. तो इनमें से कौन सा दिया हुआ है? क्रोमियम. So the answer will be alpha. Question 24. The coordination number of cobalt in complex compound Na3COF6 is, देखें Na3COF6. अब हर कम्प्लेक्स के आम तौर पे दो हिस्से होते हैं, एक कैटाइन दूसरा एनाइन. अब Na होता है +1, 3 है तो +3, तो फिर इस पे क्या होगा? -3. एक F होता है -1, 6 है तो -6. अब कोबाल्ट में कितना हो कि इसमें जब ऐड करें तो -3 हो, तो ये क्या होगा? +3. क्वेश्चन क्या था कि कोऑर्डिनेशन नंबर हमने इसमें बताना है. तो ये जो कोबाल्ट है +3 की फॉर्म में, इसको एक F नेगेटिव एक पेयर देगा. तो चूंकि 6 हैं तो ये 6 पेयर देंगे इलेक्ट्रॉन्स के, तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट +3 क्या होगा? 6 होगा. सो द आंसर विल बी चार्ली. अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता था कि ये एन आइनिक कम्प्लेक्स है या कैट आइनिक. तो देखें ये कौन सा है? ये एन आइनिक कम्प्लेक्स है. पूछा जा सकता था इसमें लीगेंड कौन सा है, तो F नेगेटिव है. इसी तरह पूछा जा सकता था कि इस कम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होगी, तो ऑक्टाहेड्रल होगा. इसी तरह पूछा जा सकता था कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगी. Question 25. Which of the following ions is expected to be colorless? कौन सा आयन कलरलेस होगा? देखिए टाइटेनियम जो है अभी हमने डिस्कस किया था कि इसका एटॉमिक नंबर 22 है. इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले आर्गॉन कोर, उसके बाद 4s2 और 3d2 होगी. लेकिन जब Ti+4 है, इसका मतलब अब ये S के भी दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं है और D के भी दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो फिर इसमें D तो पार्शली फिल्ड है ही नहीं, तो इसमें डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगी. तो इसके कंपाउंड कैसे होंगे? कलरलेस. जबकि बाकी सब में D पार्शली फिल्ड होगा, इसलिए उनके कंपाउंड्स कैसे होंगे? कलर्ड. सो द आंसर विल बी चार्ली. क्वेश्चन 26. Which of the following substances is reducing agent? याद रखिए reducing agent वो होता है जो दूसरे को रिड्यूस करता है, बट itself यानी वो खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है, उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. अब KMnO4 में जो Mn है ये +7 है. आपको पता है ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है. अब इससे कम तो हो सकती है, मतलब ये रिड्यूस हो सकता है, तो फिर दूसरे को क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज. तो मीन्स ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. K2Cr2O7 में Cr+6 है. हम जानते हैं क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है. इसका मतलब ये मज़ीद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, यानी चार्ज बढ़ नहीं सकता, कम हो सकता है, मतलब रिड्यूस हो सकता है, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकता है. तो ये भी क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. FeSO4, इसमें SO4 -2 है, Fe क्या है? +2. हम जानते हैं कि Fe+2 से Fe+3 भी बन सकता है, यानी ये इट सेल्फ क्या हो सकता है? ऑक्सीडाइज. तो दूसरे को क्या कर सकता है? रिड्यूस. तो फिर ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट. सो द आंसर विल बी चार्ली. डेल्टा में HNO3 में N+5 है, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, बढ़ नहीं सकती, यानी ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता. ये क्या हो सकता है? सिर्फ रिड्यूस हो सकता है. तो फिर दूसरे को क्या कर सकता है?
ऑक्सीडाइज, तो ये भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो द आंसर विल बी चार्ली. Question 27. Which of the following pair of ions has maximum number of unpaired electrons? ये भी अभी हमने डिस्कस किया था कि 3D सीरीज में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं और वो किस किस के अंदर मौजूद हैं, Mn+2 और Fe+3 में. यही वजह है कि इनका पैरामैग्नेटिक करैक्टर भी सबसे ज़्यादा है. सो द आंसर विल बी अल्फा. Question 28. The pair of compounds in which both the metals are in the highest possible oxidation state. अब अल्फा में देखें, एक CN है -1, अगर ये 6 हैं तो -6. अब -6 में अगर +3 ऐड करेंगे तो -3 आएगा. एक CN है -1, 6 हैं तो -6, इसमें +3 ऐड करेंगे तो ये -3 आएगा. एक Cl है -1, 2 हैं तो -2, एक को -2, 2 हैं तो -4. अब -4 और -2 -6, तो ये क्या होगा, +6. एक होता है -2, 4 है तो -8. -8 में कितना ऐड करें कि -1 है, +7. एक होता है -2, 3 है तो -6, तो Ti क्या होगा, +6. एक को -2, 2 हैं तो -4, तो Mn क्या होगा, +4. एक Cn होता है -1, 6 हैं तो -6. अब इसमें +3 ऐड करेंगे तो -3 आएगा. एक O है -2, 3 हैं तो -6, तो फिर Mn क्या होगा, ये +6. अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात, Mn जो है इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7. वो हमें सिर्फ कहाँ नज़र आ रही है, बीटा में. और क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6 है, वो भी हमें कहाँ नज़र आ रही है, बीटा में. जबकि बाकियों में अगर किसी की मैक्सिमम है एक की तो दूसरे की मैक्सिमम नहीं है. सो द आंसर विल बी बीटा. Question 29. In which of the following complexes name of central atom ion ends at 8? जो एन आयनिक कम्प्लेक्स होता है उसका नाम 8 पे ख़त्म होगा. और याद रखिए ये वो होगा या वैसा कम्प्लेक्स होगा जिसमें कम्प्लेक्स से पहले मेटल लिखी हो. देखें अब ये सिर्फ कम्प्लेक्स है, इससे पहले कोई मेटल नहीं है, तो ये नहीं हो सकता. बीटा में देखिए कम्प्लेक्स है, उससे पहले मेटल नहीं है. डेल्टा देखें ये कम्प्लेक्स है, उससे पहले मेटल नहीं है. लेकिन चार्ली में कम्प्लेक्स से पहले क्या है, मेटल है. अब देखिए कैसे, K3 है, साथ PtCl6. अब देखिए ये कैटाइन होगा, ये आयन. एक K होता है +1, 3 है तो +3, तो ओवरऑल ये होगा -3. तो देखिए ये कैसा कम्प्लेक्स है, एन आयनिक कम्प्लेक्स. तो इसका नाम हम जब देंगे तो क्या नाम होगा, देखिए एक Cl -1, अगर ये 6 है तो -6, ये क्या होगा, प्लेटिनम +3. तो इसका नाम होगा पोटेशियम. सबसे पहले कैटाइन का हमने नाम दिया, उसके बाद होगा हेक्साक्लोरो, लीगैंड का नाम दिया, तादाद 6 थी तो हेक्स, एक से ज़्यादा हो तो आ. अब क्या है क्लोरो, तो एन आयनिक लीगैंड का नाम ओ पे ख़त्म होना चाहिए. अब ये प्लेटिनम नहीं होगा, ये प्लेटिनेट होगा. क्यों कि ये एन आयनिक कम्प्लेक्स है. और ब्रैकेट में रोमन में प्लेटिनम की क्या लिख देंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट. तो बहरहाल आंसर चार्ली. क्वेश्चन 30. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज यूज्ड टू स्टॉप आयरन फ्रॉम करोजन? इनमें से कौन सा प्रोसेस लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए यूज होता है? देखिए सबसे पहला प्रोसेस है अनीलिंग. अनीलिंग क्या होता है? अनीलिंग बेसिकली ये है कि जब हम किसी भी कंपाउंड को, ख़ास तौर पे जब मेटलर्जी हम करते हैं, मेटलर्जी करते हैं यानी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसकी किसी ओर से, तो हम क्या करते हैं, उस मेटल को हीट करते हैं और कुछ देर बाद उस मेटल को हम क्या करते हैं, कूल करते हैं. मकसद क्या होता है कि उसकी कुछ फिज़िकल
या कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कर सके, चेंज कर सके। जैसे हम आम तौर पे जब आयरन को उसकी ओर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो उसको अनीलिंग के प्रोसेस से गुजारते हैं, यानी पहले उसे हीट करते हैं और फिर खास वक्त के बाद उसे कूल कर लेते हैं, इसे अनीलिंग कहते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है, उसकी डक्टिलिटी बढ़ जाती है, यानी तारें बनाने की सलाहियत बढ़ जाती है, और रिड्यूसेस इट्स हार्डनेस, उसकी हार्डनेस कम हो जाती है। तो ये प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, चेंज हो गई। कब, जब किसी मेटल को सपोज पहले हमने हीट किया फिर क्या किया, कूल किया, प्रोसेस इज नोन एज अनीलिंग। तो इसका कुरैयन के रोकने से कोई ताल्लुक नहीं है। गैल्वेनाइजिंग, ये गैल्वेनाइजिंग जो है इसे जिंक कोटिंग या एनोड कोटिंग भी कहते हैं। गैल्वेनाइजिंग या जिंक कोटिंग या एनोड कोटिंग में क्या होता है कि हम आयरन की जो शीट होती है, फ़र्ज़ किया कि ये हम कहते हैं जी आयरन की एक शीट है या ये आयरन का एक रॉड है, इसके ऊपर कोटिंग चढ़ा देते हैं। अब कोटिंग किसकी चढ़ाएंगे, जिंक की कोटिंग चढ़ा देंगे। जब जिंक की कोटिंग चढ़ा देंगे तो हमें पता है कि जो जिंक है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आयरन से कम होता है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो फिर जिंक जो है वो एक्ट करेगा एज एनोड और आयरन एक्ट करेगा एज कैथोड। तो अब जब कभी बारिश या किसी भी वजह से पानी आएगा इस कम्बिनेशन के ऊपर, इस एलॉय के ऊपर भी, हम इसे एलॉय भी बोल सकते हैं, तो क्या होगा, जो एनोड होगा उसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो जिंक 0 से क्या बन जाएगा, जिंक +2। जबकि अगर किसी तरह Fe+2 बना होगा तो वो इस जिंक के लूज किए हुए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अब Fe ही रहेगा, लेकिन जिंक से जिंक +2 बन जाएगा। और जब कोई मेटल कैटाइन में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे जंग लग जाता है, इसे कुरैयन कहते हैं। तो अब आप देखें, बेसिकली जिंक अपने आप को जंग लगा रहा है और किसको बचा रहा है, आयरन को, इसलिए इसे सैक्रिफिशियल कुरैयन भी बोलते हैं। इसी तरह इसे गैल्वेनाइजिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये सब कुछ किया जाता है इसको गैल्वेनिक सेल बना के। इसी तरह इसे जिंक कोटिंग भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि आपने आयरन के ऊपर किसकी कोटिंग किया, जिंक की, और चूंकि जिंक एक्ट कर रहा था एज एनोड, इसलिए इसे क्या भी कहते हैं, एनोड कोटिंग भी कहते हैं। सो द आंसर इज बीटा। अब प्रिलिंग क्या होता है कि कोई भी फर्टिलाइजर है उसके जो ड्रॉप्स हैं उन्हें, लिक्विड ड्रॉप्स हैं उन्हें सॉलिड ड्रॉप्स में या ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करना प्रिलिंग कहलाता है। क्रैकिंग क्या होता है, हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करना, और इस तरह गैसोलीन की यील्ड को इंक्रीज करना क्या कहलाता है, क्रैकिंग कहलाता है। क्वेश्चन 31, द एंटी कैंसर ड्रग सिस्प्लैटिन हैज़ द फार्मूला, ये फार्मूला है सिस्प्लैटिन का और ये एंटी कैंसर ड्रग है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इन इट। आप देखें कंपाउंड क्या है, Pt, फिर NH3 और Cl2 है, ये पूरे का पूरा कम्प्लेक्स है। अब अगर ये पूरे का पूरा कम्प्लेक्स है तो तमाम एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम 0 होगा। एक Cl होता है -1, अगर ये 2 है तो -2। अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता, जितने भी होंगे 0। अब देखें -2 में कितना ऐड करें कि 0 है, तो ज़ाहिर सी बात है +2। तो सवाल क्या था कि प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, सो द आंसर विल बी बीटा। ये ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, प्लैटिनम +2 4। कैसे, एक अमोनिया 1 पेयर देता है तो 2 पेयर देंगे, एक Cl- 1 पेयर देता है तो 2 मिलके 2 देंगे, तो टोटल कितने पेयर, 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, सो द आंसर विल बी बीटा। क्वेश्चन 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। देखें ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें ये जो 2 है ये तमाम के तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो करते हैं। तो फिर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, +2, सो द आंसर विल बी अल्फा। अगर यहाँ पे पूछा होता
कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या 3D सीरीज जो है उसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो आंसर होता +7। पूछा जाता मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, तो आंसर होता मैंगनीज। पूछा जाता कौन है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा जिंक। अगर पूछा जाता आपकी बुक के मुताबिक कि कौन कौन से एलिमेंट्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, तो मैंगनीज, आयरन और कॉपर होता। अब देखिए जैसे आपकी बुक के लिटरेचर में बताया हुआ है कि कॉपर 1, 2 और 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और मॉडर्न रिसर्च या मॉडर्न जो डाटा है उसके मुताबिक कॉपर के ऐसे भी कंपाउंड्स मौजूद हैं जिसमें कॉपर +4 है। तो बहरहाल मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज इज +2, सो द आंसर इज अल्फा। Question 33. Which of the following statement does not match correctly for geometry, orbital hybridization and examples of their complex signs? देखिए ऑक्टाइड्रल है तो ज्योमेट्री होती है D2sp3। ऑक्टाइड्रल में बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो अब देखिए यहाँ आपने 6 ऑर्बिटल देखना है, D2 है, S1 है, 3 हो गए और P3 है 6, ठीक है। तो फिर यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो एक Cn माइनस होता है, एक पेयर देता है, तो 6 देंगे 6, तो ये भी सही है। टेट्राहीड्रल sp3 होता है, MnCl4 आमतौर पे ट्रांजिशन मेटल के साथ 4 हैलोजन जुड़े हों तो उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होती है। स्क्वायर प्लेनर dsp2 एक d एक s और 2p टोटल 4 हो गया। CuNH3 होल 4 +2 आमतौर पे याद रखें, हमेशा नहीं, अगर सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ 4 लिगेंड हो और वो हैलोजन ना हो तो वो dsp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और उसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होती है। ट्राइगोनल बायपायरामिडल, अब ट्राइगोनल बायपायरामिडल क्या होता है, ये होता है ट्राइगोनल और बायपायरामिडल एक ऊपर और एक नीचे। तो इसमें देखें कितने बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, 5। तो अब आगे लिखा हुआ है dsp3, तो dsp3 का क्या मतलब है कि ये 1, 2 और ये 3, 5, ये भी ठीक है, लेकिन आगे कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोडेंटेट लिगेंड यानी एक पेयर देता है, तो ये 4 तो नहीं होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए, तो फिर यही गलती थी। सो द आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन 34. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज चीलेट, तो चीलेट कौन से लिगेंड बनाते हैं, जो मोनोडेंटेट नहीं होते। अब चाहे वो बायडेंटेट हों, ट्राइडेंटेट हों, टेट्राडेंटेट हों वगैरह वगैरह, वो सब के सब क्या बनाएंगे, चीलेट। तो जैसे C2O4-2 है, ये प्लेटिनम के साथ जुड़ा है, तो इसकी अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये ऑक्सालेट है, दरमियान में प्लेटिनम होगा, यहाँ फिर होगा ऑक्सालेट। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इस पूरे कम्प्लेक्स के ऊपर जो कि एनाइनिक कम्प्लेक्स है -2 है, तो अब ये बाहर था -4, तो ये क्या होगा, ये +2 होगा। अब ये भी इसके साथ कम्प्लेक्स बनाएगा, ये भी, और इसी तरह ये दोनों ऑक्सीजन भी। अब चीलेट होता क्या है कि जब सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्या करें, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे किससे, लीगेंड से, और एक्सेप्ट करते हुए क्या फॉर्मेशन हो जाए, रिंग फॉर्मेशन, तो ऐसे कम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या कहते हैं, चीलेट कहते हैं। इसी तरह देखें इस तरफ से भी जब ये कम्प्लेक्स बना है तो क्या बन गया, रिंग, तो चीलेट हुआ। याद रखिए जो चीलेट होता है वो आम कम्प्लेक्स से ज़्यादा स्टेबल होता है। सो द आंसर विल बी अल्फा। Question 35. The geometry of the complexes depends upon the type of, बार बार हमने डिस्कस किया किस पे डिपेंड करता है, हाइब्रिडाइजेशन पे, लिहाजा बाकी चीज़ों का तो वैसे ही इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे अभी हम डिस्कस करके आए थे कि ऑक्टाहीड्रल है तो D2sp3, टेट्राहीड्रल है तो sp3, स्क्वायर प्लेनर dsp2 और ट्राइगोनल बायपायरामिडल है तो dsp3। सो द आंसर विल बी बीटा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।